करते हैं नया नया चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन, है ना। चैप्टर नंबर 5 है ये, नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष। परिचय देख लेते हैं एक बार। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इस पिछली कक्षा के आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वो मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है। हितों और नजरियों में इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिसके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के संतुलन बिठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष यानी दबाव समूह और आंदोलन की चर्चा करेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिसमें हम राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने की प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। यहाँ पर जो है हम लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष तरीके से किस प्रकार से जनता द्वारा प्रभावित किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है नेपाल और बोलीविया में संघर्ष, तो मेनली जो समझा रहे हैं ना ये बता रहे हैं कि लोग बाग कैसे आंदोलन करते हैं, किसी लोकतंत्र में आंदोलन क्यों होते हैं, कुछ आंदोलन के उदाहरण लेंगे और आंदोलन जरूरी क्यों है लोकतंत्र के लिए ये बता रहे हैं। और ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र में, अप्रत्यक्ष तरीका है। प्रत्यक्ष तरीका इसके जस्ट अगला चैप्टर शुरू होगा जो राजनीतिक दल वो प्रत्यक्ष रूप से जो है अपनी मांगे उठा रहे होते हैं सामने होकर, है ना। तो वो प्रत्यक्ष तरीका होता है, ये अप्रत्यक्ष तरीका है। इसमें मेनली जो है संघर्ष के बारे में आएगा, जो आंदोलन होते हैं उसके बारे में। क्या आपको पोलैंड और लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ा था। ये कहानी हमें लोकतंत्र की रचना की जनता की भूमिका याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में चर्चा करें और जानें लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। सन 2006 में अप्रैल माह में नेपाल के एक विलक्षण जन आंदोलन खड़ा हुआ। शायद आपको याद ही हो, नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में है में से एक है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। तो तीसरी लहर क्यों बोल रहे हैं? पहली लहर में जहां बड़े देश आए, फिर उसका दूसरी लहर में जो है, पहली लहर मतलब वही फ्रांस, जर्मनी वगैरह यूरोप में जो आया लोकतंत्र। फिर दूसरी लहर में जो है वो इंडिया सरीखे देश आते हैं जो मिड में 19 सेंचुरी में जो है वो आजाद हुए। और तीसरी लहर मतलब 90s के आखिरी में, है ना, तीसरी लहर के देशों में से जहाँ लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। मतलब वही बात, राजा था वहां पर लेकिन शासन कौन कर रहा था? जनता के प्रतिनिधि जो है वो शासन कर रहे थे। आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। वहां के राजा ने स्वीकार कर लिया था कि लोग बाग अपने प्रतिनिधि चुने और अपना शासन करें, लेकिन वहां पर जो है शाही खानदान में एक रहस्यमय तरीके से राजा की हत्या कर दी गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो नए राजा बने वो तैयार नहीं थे कि लोगों द्वारा जो है वो चुनाव लड़े जाए, और वो राजतंत्र जो है वो कायम रखना चाहते हैं वहां पर। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। मतलब जो जनता ने प्रतिनिधि चुने थे उनको हटा दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। तो इसके लेकर जब उन्होंने हटा दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया, तो 2006 में फिर से जो है नेपाल में जो है वो आंदोलन उठ खड़ा हुआ काय के लिए वहां पर, ताकि लोकतंत्र फिर से स्थापित हो सके। संसद की सभी बड़ी पार्टियों जैसे इन्हें में से एक 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। तो सभी बड़ी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल थे सब लोग एक हो गए। 7 पार्टी अलायंस बनाया उन्होंने वहां पर, 7 दलों का बनाया, और एसपीए बोलते हैं इसको, 7 पार्टी अलायंस बनाया। अपने अभी है ना यूपीए एनडीए सब अलायंसेस ही हैं, ये सब राजनीतिक दल है। वैसे ही उन्होंने 7 पार्टी आपस में इकट्ठी हुई और उन्होंने लोकतंत्र के लिए वहां पर आंदोलन शुरू कर दिया। बंद के 4 दिन का बंद के लिए आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियंत्रितकालीन बंद में जो है वो रूप ले लिया। मतलब अब जो है वो ये 4 दिन का बंद था जो वो लंबा चल गया। तो ये नेपाल के आंदोलन के कुछ फोटोज हैं। इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी थे। माओवादी कौन होते हैं? माओवादी चाइना के नेता थे माओ।
चीनी, वहां पर चीनी क्रांति ने, मतलब वहां पर ये यहाँ पर लिखा हुआ माओवादी के बारे में, चीनी क्रांति नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो माओवादी कौन होते हैं? माओवादी एक तरह से, अभी के केस में बात करो, प्रैक्टिकली बात करो, तो माओवादी जो है वो एक तरह से नक्सलियों को ही बोला जाता है हमारे यहाँ, जो नक्सली, जो कि अनार्किस्ट भी एक तरह से होते हैं, जो हथियारों के द्वारा अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो माओवादी भी उसी तरह के नक्सलवादी ही होते हैं। अब ये माओ जो नाम आया वो चाइना के राजनेता का था। वहां पर जो है उसके चाइना के इतिहास में जो है कोई माओ नाम के नेता रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम है उनके बारे में जानकारी ज्यादा। तो माओ के जो उनकी विचारधारा को फॉलो करते थे ये लोग, और ये लोग क्या करते थे, सरकार के खिलाफ जो है हथियारबंद विरोध करते थे, हथियारों के साथ विरोध करते थे, और जबरदस्ती जो है वो सरकार को हथियार के दम पर उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो वो माओवादी लोग कहलाते हैं। इसमें माओवादी लोग तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए, मतलब वो सात दलों का अलायंस तो था, उसमें माओवादी लोग भी शामिल हो गए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए, तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख पहुंच गई और अल्टीमेटम दे दिया गया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांग पर अड़े रहे, संसद को बहाल किया जाए, सरदरी सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। एसपीए ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। अंतरिम सरकार मतलब कि जब तक लोगों के द्वारा वोटिंग के द्वारा नई सरकार नहीं चुनी जा सकती तब तक काम चलाओ प्रधानमंत्री, उसको बोलेंगे अंतरिम सरकार, बोलेंगे अंतरिम प्रधानमंत्री बोलेंगे, ताकि नया जब प्रधानमंत्री नहीं चुना जा सके। ऐसे ही भारत के जो अंतरिम प्रधानमंत्री थे 1947 में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब तक संविधान नहीं बन जाता, नया संविधान लागू नहीं हो जाता, जब तक हम नया प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते। तो अंतरिम केवल काम करने के लिए जो उस अंतरिम प्रधानमंत्री चूज किया जाता है। वैसे ही गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। संसद फिर बाहर हुई। इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपी और माओवादी के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 2008 में वो राजतंत्र वहां पर खत्म हो गया था और 2015 में नया जो है वो संविधान को लागू किया गया। इसकी भी अपनी एक कहानी है। भारत चाह रहा था कि नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र अपने आप को घोषित करे, लोकतंत्र रहे लेकिन अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। भारत पूरी कोशिश कर रहा था इस तरह की, लेकिन नेपाल ने जो है इसको मानने से मना कर दिया और कई तरह के प्रतिबंध भारत ने लगाए, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन नेपाल ने जो है अपने आप को सेकुलर कंट्री, जैसा भारत है वैसे ही सेकुलर कंट्री जो है वो घोषित कर दिया अपने आप को। बोलीविया का जल युद्ध, ये नेपाल के बारे में था, इतनी डिटेल थी उसके बारे में। 2008 में वो आजाद हो गए। 2006 से इतिहास, 2008 में खत्म। उसके पहले 2005 का भी कुछ इतिहास है, राजा की हत्या कर देने वाला। बोलीविया का जल युद्ध। अब ये बोलीविया का जल युद्ध क्या है? नेपाल तथा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना तथा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक संघर्ष लिया। इसका अगर मोटा माटी बात बताऊं, फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं। बोलीविया में जो है सरकार ने एक कंपनी को जो है पानी के पूरा ठेका दे दिया, जिसके कारण से वहां के लोगों ने उसके खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। तो बोलीविया लातिनी अमेरिका बोलो या लैटिन अमेरिका बोलो, वही बात वही है। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा दी जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। मतलब विश्व बैंक ने किसको? सरकार पर, नगर पालिका द्वारा दी जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए सरकार, मतलब सरकार अपना दबाव छोड़ दे। सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनंद फानन में पानी की कीमतों में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1,000 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपए महीना थी। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। तो वहां पर पानी की कीमत इतनी ज्यादा कर दी कि 1,000 रुपए मासिक बिल आ रहा है। उनकी आमदनी, औसत आमदनी 5,000 रुपए थी, पानी देने में इतना ज्यादा बिल खर्च हो जाए।
पैसा खर्च हो जाए। इसके कारण से लोग बाग अपने आप ही आंदोलन में जो है वो कूद पड़े कि भैया खत्म हो, ये क्या नाटक है, इतना ज्यादा महंगा थोड़ी ना होना चाहिए पानी। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया, और इस गठबंधन ने सरकार शहर में 4 दिनों की कामयाब हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन मार्शल लॉ मतलब एक तरह से धारा 144। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगनी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगरपालिका को सौंप कर पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 आंदोलन जो है इस बुक में दिए गए हैं। और अब जो है वो एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, डाउन विथ। क्या आप ये बताना चाहते हैं कि हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और बंद जैसी चीजें लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं? मतलब वो उद्दंड बालक हमेशा की तरह बोल रहा है कि आप ये बोलना चाहते हो कि हड़तालें अच्छी हैं? अपने अभी इंडिया में हुई थी एक अन्ना हजारे की हड़ताल, शायद मैंने क्लास में बताया होगा भी। तो दिल्ली में जो है वो भ्रष्टाचार बहुत के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन करने वाले थे, हड़ताल पे बैठने वाले थे, और लोगों ने उस आंदोलन को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया। अन्ना हजारे बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे, महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय थे। एक थोड़े से एज्ड पर्सन है महाराष्ट्र में, वो बहुत बार आंदोलन कर चुके थे। उन्होंने दिल्ली में आंदोलन किया 2013-14 में। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। मोटी बात यह है कि अभी जो 2014 के चुनाव थे उसके जस्ट पहले हुआ था। अब इस आंदोलन को क्या हुआ, लोगों का समर्थन मिल गया, एकदम से मीडिया की खबरें आने लगी, तो ये आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा रूप लेने लगा। अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ शामिल हो गए, कुमार विश्वास भी, किरण बेदी भी, ये सब लोग जो है अन्ना अन्ना आंदोलन में जुड़ते चले गए। अन्ना आंदोलन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। किसके लिए था? लोकपाल के लिए। कांग्रेस को बातें मानना पड़ी और लोकपाल बिल जो है आनंद फानन में लाया गया। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन बड़ा ये हो गया था। अच्छा, इसमें बीजेपी ने अपना रोल निभाया। बीजेपी इस आंदोलन को फूक दे मतलब हवा दे रही थी, साथ में शामिल नहीं हो रही थी इनके, है ना, ये क्योंकि मना कर दे रहे थे कि नहीं हमारे साथ शामिल नहीं होगे, नहीं होगे। लेकिन बीजेपी इस आंदोलन को बढ़ा चढ़ा के बढ़ा रही थी, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस को वो हराना चाहते थे। और हुआ भी वही, 2014 में जो है इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा और कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। एक रीजन ये भी था, उसमें बहुत सारे रीजन रहे थे। लोकतंत्र और जनसंघर्ष, इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेताओं में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था, एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव, इसके स्तर अलग अलग थे। दोनों ही संघर्ष अपने अपने लेवल पर अलग अलग थे। कैसे अलग थे? नेपाल में लोग बाग सरकार स्थापित करना चाहते थे। बोलीविया में ऑलरेडी सरकार चल रही थी, सरकार को बोल रहे थे भाई सही से काम करो, है ना। तो दोनों ही अलग अलग स्तर थे दोनों के। इन अंतरों के बावजूद दोनों की कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ये दोनों ही घटनाएं जनता के बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उनके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। इस तरह हम इन 2 उदाहरणों से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं? लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, खालिस्तान आ सकता है, फिलिप्स आता है। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है, मतलब लोकतंत्र अच्छा होता है यदि लोग बाग संघर्ष करते हैं। इसी के कारण से किसान आंदोलन जो था, अभी जो हो रहा था अभी, उसको होने दिया गया, उसको दबाया नहीं गया, क्योंकि लोकतंत्र में वो जरूरी है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तो वो जरूरी था। उसी के साथ साथ अभी यहाँ पर सीएए के विरुद्ध आंदोलन हुआ, वो भी सही थे। उसके पहले निर्भया जो दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, एक महिला की जो है वो रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, तो उसको निर्भया कांड नाम दिया था। उसके उसके लिए जो है कई लोग दिल्ली में कई दिनों तक जो है वो धरने में बैठे रहे कि उसको इंसाफ मिले, उसके जो दुष्कर्मी है या अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। तो वो भी होने दिया गया था कि विरोध हो रहा है। अच्छा, लोकतंत्र में होता ही है विरोध, कॉमन सी बात है, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, वो जरूरी है। लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है।
यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। मतलब कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जिस पे सभी लोग बिना उसके सहमत हो जाएं, है ना, विरोध ना हो, लेकिन ऐसा अपवाद होगा अगर लोकतंत्र में ऐसा होता है तो। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। तो अगर एक पार्टी विपक्ष जो है वो विरोध करता है, लड़ाई होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, अच्छा है लोकतंत्र के लिए, ये बोलना चाह रहे हैं, वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं, मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। तो कई बार जो है कोशिश होती है कि जो न्याय वो हमारी संसद होती है, विधानसभा होती है, उसमें से समस्या का समाधान निकल जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है नॉर्मली। कई तो फिर क्या होता है, न्यायपालिका के जरिए हो जाए, मतलब न्यायपालिका कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है तो लोग बाग फिर जन आंदोलन करते हैं और वो ठीक है, चलता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कभी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यम में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। ये तीनों की चर्चा करेंगे अब। तो तीसरे वाले में बोला कि ठीक है, कई बार जो है वो गुस्सा, जैसे बोलीविया में अपने आप कीमतें महंगी हो गई तो सब लोग इकट्ठे टूट पड़े सरकार पे, तो अपने आप स्वतः ही स्फूर्त हो गई, वो स्वतः ही आंदोलन खड़ा हो गया। लेकिन कई बार जो ग्रुप में होते हैं, कुछ संगठन ग्रुप में होते हैं, जैसे अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल जुड़े, उनका एक संगठन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो वो पहले से वो जो है वो ग्रुप था उनका एक, वो ग्रुप ने जो है उस आंदोलन में मदद करी। तो ये वाला पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि कुछ भैया, ग्रुप जो होते हैं, हाँ। वो आंदोलन किया किसके खिलाफ था? कौन सा आंदोलन? जो आप अभी बता रहे थे, अन्ना हजारे का आंदोलन, हाँ। तो अरविंद केजरीवाल और। हाँ, अर्जुन केजरीवाल वाला आंदोलन। तो जो वो आंदोलन था 2012 या 13 की बात है, ये आंदोलन जब हुआ था 2012-13 में, एक्चुअली हो क्या रहा था, एक के बाद यूपीए जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 2004 में बीजेपी हारी थी, चार से पाँच छः सात आठ नौ, नौ में फिर चुनाव हुए थे, फिर से कांग्रेस मतलब यूपीए, जो इनका अलायंसेस था, पूरा संगठन था कांग्रेस का, वो जीता था। और फिर 2014 में होने वाले थे। तो उस 2000 ये जो 2005 से लेकर 2013 तक का टाइम था जिसमें कांग्रेस की सरकार थी भारत में, उसमें बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, कोल का घोटाला हुआ। वो कोल घोटाले में तो प्रधानमंत्री तक पहुंच आ रही थी कि प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो वो जो है कोल घोटाला हुआ, बहुत सारे, इससे जो है बीजेपी ने ए से लेकर जेड तक की संख्याओं में, ए से ये घोटाला, बी से ये घोटाला, सी से ये घोटाला, डी से ये घोटाला, बहुत सारे घोटाले हो रहे थे। तो बहुत सारे घोटाले हो रहे थे, तो एक बोले कोई को तो आगे आना होगा। तो एक समाज सेवी थे अन्ना हजारे, वो महाराष्ट्र में राज्य स्तर पे पहले से ही राज्य सरकार के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन छोटे छोटे कर चुके थे, हड़तालें, और वो हड़तालें सफल रही थी। जितनी बार अन्ना ने आंदोलन किया था महाराष्ट्र में, वहीं पर लोकली राज्य सरकार के खिलाफ, हमेशा राज्य सरकार को झुकना पड़ा था और उनकी बातें मानना पड़ी थी, क्योंकि उनके साथ थोड़ी सी लोग जनसंख्या जो है जुड़ जाती थी। क्योंकि वो बंदा जो है ऐसा संत जैसा है, महात्मा गांधी की छवि से मिलता जुलता है, उसका कोई परिवार नहीं है, अकेला रहता है, ना शादी है करी है, ना बच्चे हैं, ना कोई घर अच्छा कोई कुछ है। तो अन्ना हजारे इसके कारण से उनको जो है महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले बंदे हैं, उसको लोग बाग जो है वो उनको जो है वो बहुत ज्यादा मानते हैं, इसके साथ इसलिए उनके साथ जुड़ भी जाते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसके खिलाफ बोलूंगा, और जो है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बोला कि हमको लोकपाल बिल चाहिए है, लोकपाल बिल लाओ। और वो लोकपाल बिल जब तक नहीं आएगा, हम जो है वो इस हड़ताल पे बैठे रहेंगे, जंतर मंतर दिल्ली पे, वहां पर हड़ताल करेंगे। जब उन्होंने शुरू करी तो स्टार्टिंग में बहुत कम लोग इकट्ठे हुए, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलते गया कि वहां पर कोई आंदोलन कर रहा है, तो मीडिया ने कवरेज जैसे ही करी, लोगों को हुजूम उमड़ने लगा वहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी था कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उसी के बाद जो है उसमें अरविंद केजरीवाल फिर जुड़े, और जो हमारे जो
कुमार विश्वास है वो जुड़े, किरण बेदी जुड़ी, और लगातार उसमें इंसान जुड़ते चले गए। बीजेपी ने भी कोशिश करी कि वहां पर जाके अन्ना आंदोलन का समर्थन करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम बीजेपी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने फिर सामने ना होके बैकग्राउंड में काम करते हुए उस आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाया, ताकि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन सके और 2014 में बीजेपी को उसका फायदा मिल सके, और हुआ भी वैसे ही, है ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ करा गया था। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। तो ऐसे जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं ना, उसमें ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह। तो ये अब क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब, है ना, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिस पक्ष ने ज्यादा संख्या में लोग जुटा लिए वह अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा? क्या हम ये माने कि लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस? मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई लोग बागों को इकट्ठा कर लो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी बात माननी पड़ेगा, मतलब वो ताकत दिखा रहे हैं तो उनकी सब बातें मानी जाएगी। ये तो गलत हुआ ना। ऐसे ही अपने यहाँ जो है वो गुर्जर आंदोलन हुआ था। गुर्जर जो है वो मेनली हरियाणा और राजस्थान में पाए जाते हैं। गुर्जर एक ओबीसी के तहत जो है गुर्जर अपना आरक्षण मांग रहे थे, स्पेशल आरक्षण मांग रहे थे। गुर्जर प्रजाति दोनों, मतलब जो जाति है, जैसे अपनी जातियां होती है ना, वैसी जाति है गुर्जर जाति, वो राजस्थान में भी है और हरियाणा में भी है, दोनों जगह फैली हुई। तो उन लोगों ने जो है पूरे देश भर में आंदोलन किया था ताकि उनको ओबीसी में शामिल किया जाए। तो वो उनकी मांगी मांगी मानी भी, उन्होंने ट्रैक वगैरह रोक दिए थे। बहुत गुर्जर आंदोलन बहुत लंबा चला था, और अभी भी वो फुकाता रहता है, मतलब धीरे धीरे उठती रहती है मांगे, और ज्यादा आरक्षण मांगते हैं, वो स्पेशल आरक्षण मांगते हैं और ओबीसी से हटकर और ज्यादा आरक्षण मांगते हैं। वो भी एक आंदोलन है। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पलवुड लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। इसमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने जमीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने के लिए, लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता था। सन 1987 में कित्ती को हच्ची को अर्थात तोड़ो और रोको नाम का एक आंदोलन शुरू किया गया। इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और इसकी जगह वैसे पेड़ों के बिछड़े लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। नीचे कुछ समूह के नाम दिए गए हैं। अगर आप इसमें से किसी समूह से होते तो अपने पक्ष और पक्ष समर्थन में क्या दलील देते? स्थानीय, मतलब अगर इसमें से आप होते तो क्या दलीलें देते? एक कर्नाटक के आंदोलन के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने, सरकार ने जबरदस्ती, कोई अच्छी किसी का फायदा हो रहा होगा मंत्री का, तो उन्होंने एक जो है 30 हेक्टेयर जमीन फ्री में किसी को दे दी। 30 हेक्टेयर जमीन फ्री में दे दी 40 सालों के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। और वो दी तो दी, वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए ताकि कागज बनाया जा सके। वहाँ लोग बाग जो थे वो जमीन का इस्तेमाल जो है अपने पशुओं को चराने के लिए, घास के लिए करते थे। वहाँ यूकेलिप्टस लग गया, वहाँ लोगों की आवाजाही बंद करवा दी उन्होंने। तो लोगों ने जो उसका विरोध किया और काट तोड़ो और रोपो नाम का एक अभियान लगाया, चालू किया। कित्ती को हच्ची को बोला उन्होंने उनकी लैंग्वेज में, 1987 में। तो ये भी एक तरह का जो है वो लामबंदी और संगठन। आइए अब हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते पर यह संघर्ष सफल हुए। उसी के बारे में बात करने वाले, तीनों के बारे में। हमने देखा कि नेपाल में अनियमितकालीन सरकार का आह्वान 7 दलों की गठबंधन यानी एसपीए ने किया, 7 पब्लिक अलायंसेस। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिसके कुछ ना कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इन जन संघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया, जिससे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जन संघर्ष में, माओवादी के बारे में बताया ना, उन्होंने उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उसके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों, मतलब मूलवासी लोगों ने, संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं करी। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर, तो ये फेडेकोर के बारे में भी आ सकता है, फेडेकोर ने की थी नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत समेत स्थानीय कामकाजी लोग थे। नेपाल में जहाँ राजनीतिक दल थे, माओवादी थे, शिक्षकों के संघ थे, सब कुछ लोग बाग थे, यहाँ पर केवल एक संगठन काम कर रहा था जिसमें इंजीनियर और पर्यावरणवादी थे, जिसका नाम था फेडेकोर। फेडेकोर
समेत स्थानीय कामकाजी लोग थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंगा विश्वविद्यालय के छात्रों, शहर में बढ़ती बेघर बाल बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता भी हासिल हुई। तो जो पहले हुआ था ना संघर्ष 2000 के करीब, उसमें 2006 में जो है सोशलिस्ट पार्टी ने थोड़ा बहुत समर्थन किया था उसका, और उसको फायदा भी हुआ। मुझे लामबंदी का जुमला पसंद नहीं आता। ऐसा जान पड़ता है मानो आदमी ना हुए, आलू के बोरे हो। लामबंद हो जाना मतलब कि खिलाफ हो जाना, किसी के खिलाफ हो जाना, एक तरह से पूरे इकट्ठे हो जाना। तो बोल रहे हैं, मुझे लामबंदी का जुमला पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है मानो आदमी ना हुए, आलू के बोरे हुए हैं, जिसने जिसको जहां संगठित कर दिया, जहां बांध दिया, उस बोरा पूरा इकट्ठा बोरा जो है उसके खिलाफ खड़े हो गए पूरा। तो बोल रहा है उद्दंड बालक है ना, वो कुछ भी बोलता है। तो बोल रहा है वो ऐसा, वैसे बात तो गलत नहीं बोल रहा है, ये लोग दोनों बहुत सही सही बातें बोलते हैं। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए चैप्टर, वैसे नहीं होने वाला, क्वेश्चन कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या बुराई है। एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि इसको कंटिन्यू कर सकें चैप्टर को और खत्म कर सकें। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट सब लोग।